गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने प्रश्नावली 3.4 को शुरू किया था और हम देखो कोई भी जो द्विघात समीकरण होते हैं उसको हल करने के हमने कुल 3 तरीके सीखे थे, जिसमें मैंने आपको 3.3 में तो सिखाई थी गुणनखंडन विधि और 3.4 में आप क्या सीख रहे हो, एक तो सीख रहे हैं यहाँ पे यानी जो पूर्ण वर्ग विधि और दूसरी आप सीखेंगे जो द्विघातीय सूत्र फॉर्मूला है वो आप सीखोगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि के लिए। तो इसमें मैंने आपको चौथा पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। भी कल मैंने एक पार्ट करवाया था आपको। अब देखिए इसमें क्या करना, आपको सबसे पहले आपको इसकी जांच करनी होती है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ए का मान तो आ गया 4, बी का आ गया 4√3, सी का आ गया 3 और सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4 AC का जो मान है वो प्राप्त करना है यहाँ पर। तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3। तो देखो इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका 16×3 = 48 और 16×3 = 48। तो मान 0 आ रहा है मेरे पास, यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4 AC है उसका मान मेरे पास 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब मैंने आपको शर्त बता रखी है, जब बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान या तो 0 या 0 से बड़ी संख्या है तो इसका मतलब वास्तविक मूल संभव है, वास्तविक मूल संभव है। अब जब ये संभव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पूर्ण वर्ग विधि वो आपको लगानी है। तो आप लिखोगे यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखो इसमें आपको लिखना है, पहले लिख दिया आपने 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये आपने द्विघात समीकरण लिख दिए। अब देखिए इसमें करना क्या आपको, मैंने देखो कल आपको 6 स्टेप लिखे। 6 स्टेप में सबसे पहले स्टेप है कि अचर पद को उधर पर स्थानांतरण करना आपको, यानी 4x² + बराबर आ गया -3। अब सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि जो अक्ष का गुणांक है 4 उसका आपको दोनों पक्षों में भाग लगाना है, यानी आपको लिखना है दोनों पक्षों को 4 से भाग देने पर, जैसे आप दोनों पक्षों में 4 का भाग दोगे तो ये तो आएगा 4x² / 4 + 4√3x / 4 बराबर -3/4। अब इसको देखो सरल करने पर आगे क्या आएगा मेरे पास, ये तो हो गया यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, क्यों 4 कट गया ना इसका, और ये भी देखो इससे कट रहा है अभी, और मेरे पास आ रहा है प्लस में √3x और बराबर आ रहा है -3/4। ये आपकी होगी स्टेप नंबर 2। अब देखो स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको ये बताया था कि आपको यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस तो माइनस लिखना है। प्लस लिख दिया आपने। अब इसके साथ में आपको इस x के गुणांक को 1/2 से गुणा करना है, यानी √3 को 1/2 से गुणा करना, कितना आ गया √3/2। अब ये संख्या आपको लिखनी है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर। अब देखो उधर आ रहा है मेरे पास -3/4 तो आएगा सेम, प्लस इसमें साथ में आपको इसका वर्ग उधर जोड़ना है, तो इसका वर्ग हो गया कितना 3/4। ये आपकी होगी स्टेप नंबर 3। इस स्टेप नंबर 3 में आ गई, अक्ष लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, इसके गुणांक का 1/2 ये आ गया, इसका वर्ग उधर जोड़ दिया। अब चौथी स्टेप में क्या करना, आपको दाएं पक्ष को सरल करना है, तो ये तो आएगा सेम x + √3/2 का होल स्क्वायर और ये आ रहा है मेरे पास 0। अब पांचवें स्टेप में दोनों पक्षों का क्या लेना, आपको वर्गमूल लेना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और जैसे आप वर्गमूल लोगे तो ये तो आ रहा है x + √3/2 बराबर प्लस माइनस ये हो गया √0। अब x + √3/2 बराबर क्या आ गया मेरे पास, इसका वर्गमूल क्या होता है 0 होता है, और वैसे 0 कोई प्लस माइनस होता है, 0 0 ही होता है, फिर भी चलो आप लगा दो यहाँ पर। अब देखो पहले आप लिखोगे यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, जैसे आप धनात्मक चिन्ह लोगे तो इधर तो आएगा x + √3/2 और इधर आपका प्लस 0 है, और 0 में कभी कोई प्लस माइनस का फर्क तो पड़ता नहीं है, प्लस यही है। अब x का मान क्या आ गया मेरे पास 0 - √3/2, और 0 का कभी कोई महत्व होता नहीं जोड़ बाकी में, यानी मान आ गया मेरे पास -√3/2। एक मूल तो ये आ गया मेरे पास। अब दूसरे मूल के लिए क्या करना, आपको ये लिखना है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो आ जाएगा x + √3/2, उधर आ रहा है -0, 0 आ गया माइनस में,
अब मैंने बताया जीरो कोई प्लस माइनस होता है नहीं, तो जीरो को फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस लगाने पर। और मेरे पास एक्स का मान क्या देगा, 0 माइनस √3/2, और एक्स का मान आ रहा है मेरे पास माइनस का √3/2। ये आपका दूसरा मूल इस तरह से आपने प्राप्त कर लिया है, और ये आपका आ गया पहला मूल। तो ये आपके दोनों के आगे अभिष्ट मूल। तो ये तो था हमारा प्रश्न संख्या जो पहले का चौथा पार्ट है वो। अब इसमें आपको मैं एक प्रश्न और करवा दूं, जैसे इसका 7वां पार्ट है वो देखिए आप सारे प्रश्न के, इसका 7वां पार्ट। अब देखो जो अगला प्रश्न आपका 7वां पार्ट जा रहा है, 4x² + 4bx - a² - b² = 0 आ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले आपको वैसे जांच करनी है यहाँ पर, a का मान 4, b का मान 4b, c का मान आ रहा है माइनस में a² - b²। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, b² - 4ac का जो मान वो प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आ रहा है मेरे पास 4b का होल स्क्वायर माइनस 4 × a का मान 4, ये माइनस a² - b², और इसको सरल करने पर आपका मान आ जाएगा 16b²। यहाँ पर आ गया देखो माइनस माइनस से प्लस हो गया 16a² - b²। अभी जो मान आ रहा है मेरे पास 16b² माइनस 16a² और प्लस 16b²। अब इसको आप आगे सरल करोगे तो आपका मान क्या देगा, ये 32b² हो गए और माइनस 16a²। तो जो इस तरह से आपने जो अपना मान है वो प्राप्त कर लिया। सॉरी, इसको आप एक बार देखो आगे, या देखो मेरे पास ये प्लस हो गया ना, यहाँ पे ये प्लस है और ये आपका माइनस है। तो मान आ गया 16b² प्लस 16a² और माइनस का 16b², क्योंकि ये देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया यहाँ पर, और ये आपका बिल्कुल आ रहा है सेम। अब यह मान आपका इस तरह से बन जाएगा। अब ये दोनों हो गए आपके कट, और मेरे पास b² - 4ac का मान क्या आ गया है, 16a²। अब देखो ये जो मान आपका है, चाहे a का मान कुछ भी हो आपका, अगर a का मान 0 होगा तो मान 0 बन जाएगा, अगर a का मान प्लस या माइनस कुछ भी हो तो मान क्या आएगा, प्लस आएगा। इसलिए आपका ये मान हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर आएगा। तो आप लिखोगे चूंकि b² जो -4ac है उसका मान 0 के बराबर 0 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक मूल संभव है। अब जब वास्तविक मूल संभव है तो आपको लगानी है यहाँ पर कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। तो लिखा आपने इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से। और जब आप इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे तो इससे क्या करना आपको, पहले अपने समीकरण लिखने 4x² + 4bx माइनस a² - b² = 0। अब देखिए इसमें करना क्या आपको, इसमें सबसे पहले मैंने आपको शर्त तय की कि अचर पद को उधर पक्ष स्थानांतरण करना आपको। तो मान आ गया 4x² + 4bx बराबर आ गया a² - b²। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में आपको इसका यानी 4 का भाग लगाना आपको। दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, अब देखो जैसे आप 4 का भाग दोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 4x² / 4, यहाँ पर 4bx / 4, और वहाँ पर आएगा a² - b² / 4। ये 4 कैंसिल हो रहा है, ये 4 कैंसिल हो रहा है, और मेरे पास क्या आ गया अब x² + bx और बराबर आ रहा है मेरे पास a² - b² / 4। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो स्टेप नंबर 2 आपने इसमें अप्लाई कर ली है। अब देखो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, पहले यहाँ पर लिखना आपको x लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो चिन्ह प्लस है तो आपको लगाना है प्लस, और माइनस है तो माइनस आएगा। x का गुणक b है तो b का आधा करेंगे आप, यानी b को 1/2 से गुणा कराया तो b/2। यहाँ पर आप लिखोगे b/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, उधर आ रहा है मेरे पास a² - b² / 4, और साथ में क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग उधर जोड़ना पड़ेगा आपको, यानी मान बनेगा b² / 4। अब देखो आप इसको आगे, ये तो आ रहा है x + b/2 का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में आपको दाएं पक्ष को सरल करना है, तो मान आ जाएगा a² / 4 माइनस b² / 4 और प्लस में b² / 4। ये दोनों बिल्कुल क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, और अब आपका मान आ गया x + b/2 का होल स्क्वायर, और उधर आ रहा है मेरे पास a² / 4। अब देखिए उसके बाद में क्या करना आपको, दोनों पक्षों का जो वर्गमूल है वो आपको लेना है। तो आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर,
और जैसे आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल लेने पर आपके पास क्या आएगा, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये तो आ रहा है x प्लस बी बटा 2, इधर आप लगा दो प्लस माइनस और इसके लगा दो आप रूट, तो आपका मान आ गया x प्लस बी बटा 2 बराबर प्लस माइनस a बटा 2। अब देखिए इसमें आपको इसके दो मूल प्राप्त करने हैं, तो एक तो हम प्राप्त करेंगे धनात्मक चिन्ह के द्वारा, तो आप लिखोगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, और जैसे आप धनात्मक चिन्ह लोगे तो इसके बाद में आपके पास मूल क्या देगा, यानी x प्लस बी बटा 2 बराबर आ रहा है a बटा 2, और x का मान आ जाएगा मेरे पास a बटा 2 माइनस बी बटा 2, ये ध्यान रखना ये a है, नो नहीं है, ठीक है ना, a है ये, और अब x का मान आ गया मेरे पास a माइनस बी बटा 2। और इसी तरह से अगर आप ऋणात्मक चिन्ह लोगे आप, यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जैसे आप ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो मान आ जाएगा x प्लस बी बटा 2, और उधर वाला मान भी आपका क्या आ गया, माइनस में a बटा 2 आ गया। अब x का मान हो गया मेरे पास माइनस a बटा 2 और माइनस b बटा 2, इसको सरल करने पर आपका मान आ जाएगा 2 लघुत्तम, और माइनस इसको आप a प्लस बी कर देंगे, यानी आपका मान क्या देगा, माइनस में a प्लस बी बटा 2। तो इस तरह से आप जो इसके मूल है वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो हमने पढ़े यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग विधि है उससे आपको मूल प्राप्त करना। अब जो आगे हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें जिसमें आपको द्विघातीय सूत्र विधि है उससे आपको मूल प्राप्त करने। अब आगे हम पढ़ रहे हैं द्विघातीय सूत्र विधि, या इसको आप श्रीधराचार्य सूत्र विधि भी आप इसको बोल सकते हैं, और जिससे आपको क्या प्राप्त करना है, जो मूल है वो प्राप्त करने हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अब इससे आप लिखोगे तो a का मान तो आ रहा है मेरे पास 2, b का आ रहा है माइनस का 2 रूट 2, और c का मान आ रहा है 1। और इसमें आपको वैसे पहले जांच इसमें भी करनी पड़ेगी आपको, यानी b² माइनस 4ac का जो मान है वो निकाल लेंगे आप, तो माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर आपका जो मान आ जाएगा कितना, ये 4 दूनी 8 हो गया मेरे पास मान, और ये भी 8, और मान क्या आ रहा है 0, यानी b² माइनस 4ac है उसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी b² माइनस 4ac का मान आपका 0 है, 0 से बढ़ा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक जो मूल है वो संभव है। अब जब वास्तविक मूल संभव है तो आपको मूल प्राप्त करने, और मूल प्राप्त करने के लिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, द्विघाती सूत्र विधि लगाएंगे, द्विघाती सूत्र विधि, या इसका नाम आप श्रीधराचार्य सूत्र विधि भी आप इसको बोल सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र विधि, दोनों में से कोई भी नाम आपका लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। अब इस विधि में क्या करोगे आप, x बराबर आएगा मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा 2, यह आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, सारा मान रखना है, तो माइनस देखो b की जगह मान मेरे पास क्या देगा, यहाँ पर माइनस का 2 रूट 2 है ना, और माइनस यहाँ पर भी है तो क्या बन जाएगी प्लस का 2 रूट 2, और आगे लगा दिया आपने प्लस माइनस। उसके बाद देखो आपको करना है b का स्क्वायर, यानी आपको माइनस के 2 रूट 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर 4 गुणा a का मान तो आ रहा है मेरे पास 2, और c का मान आ रहा है 1 बटे मारा है 2 गुणा 2 आ रहा है। अब जैसे इसको आप आगे सरल करोगे तो आपके पास मान क्या देगा, क्या देगा, यानी x बराबर, अब ये देखो जो 2 रूट 2 है वो तो रहेगा सेम, फिर प्लस माइनस, और यहाँ पर मेरे पास मान आ गया, इसका देखो वर्ग करने पर आपका मान क्या हो गया 8 माइनस 8, और बटे मेरे पास क्या रहा है, बटे मारा है 4, x बराबर आ गया 2 रूट 2 प्लस माइनस 0, और बटे मारा है 4, ये आ गया 2 रूट 2 प्लस माइनस 0 बटा 4, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब आपको यहाँ पर देखो इसके दो मूल प्राप्त करने हैं, तो देखो पहला मूल तो आपको कैसे प्राप्त होगा, वही तरीका रहेगा आपका धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो आपका मान आ गया x बराबर 2 रूट 2 प्लस 0 बटा 4, और आपको अच्छी तरह पता है 0 का कभी जोड़बाजी में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो आपका मान आ गया 2 रूट 2 बटा 4, और x का मान आ गया मेरे पास रूट 2 बटा 2, कैसे कट रहा है अभी 2 बार।
और x का मान आ गया मेरे पास 1/√2, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, √2 होता है, तो 1√2 आपका कैंसिल हो गया और आपका मान क्या आ गया 1/√2। अब देखो दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे आप। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने का मतलब क्या होगा, x बराबर आएगा 2√2 माइनस 0/4, यानी आपका x का मान आ जाएगा 2√2/4। मैंने बोल दिया कि 0 का आप जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप 0 को लेस भी करोगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आप इसको अगर आगे सरल करते हो तो आपका मान आ जाएगा √2/2, जो इससे कट गए 2 बार। अब इसको आप √2 कर दोगे, यानी आप जो ये 2 है इसको आप √2 कर सकते हो ना, ऐसे। तो इसका मतलब ये होगा कि अब एक आपका कट जाएगा, x का मान क्या देगा 1/√2। तो ये आपने 2 इसके क्या प्राप्त कर लिए, मूल प्राप्त कर लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ जो इसके बाकी प्रश्न है वो आप सारे इसके खुद कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक पार्ट जो इसका छठा पार्ट है वो आपको करवा दूँ, क्योंकि इसमें तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है और इनको हल करना है। छठे पार्ट को देखो आप सारे, छठे पार्ट में हमारे पास इसमें क्या रहा है। देखो अगले प्रश्न में आपके पास एक समीकरण आ रही है 1/x माइनस 2 बराबर 3 है। ये जो लिखा है इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उनको नहीं देखना आपको। मैंने लिया आपके पास क्या रहा है 1/x माइनस 2 बराबर 3। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगर इसमें इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो आपका मान आएगा x माइनस 2 आ रहा है इसका लघुत्तम, और उसके बाद में आप ये जब इसका डिवाइड करोगे तो आपका मान आ जाएगा x माइनस 2 माइनस, उसके बाद में जब आप इसका डिवाइड करें तो क्या देगा मान आपका x बराबर आ रहा है मेरे पास 3। अब देखो ये दोनों हो गया आपके पास कैंसिल, अभी ऊपर आ रहा है -2, नीचे आ रहा है x² माइनस का 2x, और बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है बटा में 1 मान आपने। अब आपको इसमें क्या करना है, वज्र गुणा करना है। तो जैसे आप वज्र गुणा कराओगे तो ये 3 तो गुणा हो रहा है x² माइनस 2x के साथ, और -2 गुणा हो रहा है 1 के साथ। तो समीकरण आप क्या देगी 3x² माइनस का 6x बराबर आ रहा है माइनस का 2। अब सारा मान आप इसमें इधर एक तरफ ले आओ, -6x + 2 बराबर 0। अब देखो ये मेरे पास एक क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई है, जो अपनी मानक फॉर्म में लिखी हुई है ax² + bx + c बराबर 0 की फॉर्म में। तो इसमें क्या करना, अब आपको a का मान तो आ गया मेरे पास 3, b का मान आ रहा है -6, और c का मान मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और इसकी जांच आप वैसे करेंगे, तो मैंने तो इसकी जांच पहले से कर ली, और आप इसमें जाओ तो कर सकते हैं। b² माइनस 4 का मान आपको क्या आना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा आना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो इसमें। यानी b² माइनस 4 बराबर -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 2, ये आ रहा 36 माइनस 12 दूनी 24, और आपका मान क्या आ गया 12। तो मतलब ये हुआ कि जो b² माइनस 4 है उसका मान 0 के बराबर है, उससे क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब वास्तविक मूल संभव है। अब जब वास्तविक मूल संभव है तो आपको क्या निकालने, मूल प्राप्त करने हैं। तो आप क्या करोगे, जो समीकरण आपकी क्या है ये लिखी थी आपने शुरुआत में यहाँ पर, और ABC का मान आपने लिखा था ये, तो अब लगा दो इसमें आप द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि या श्रीधर सूत्र विधि। इसमें आपको लिखना है x बराबर आ गया -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ देखिए माइनस तो है मेरे पास सेम, b की जगह मैं क्या रख दूंगा, देखो माइनस का 6 तो क्या बन गया यहाँ पर प्लस का 6 बन गया, फिर प्लस माइनस रूट लगा दिया वापस। अब आ रहा है b² यानी -6 का स्क्वायर, तो लिखा आपने -6 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा a का मान मेरे पास कितना है 3 है, c का मान है 2, तो आ रहा है 3 गुणा 2 बटे में क्या रहा है मेरे पास 2 गुणा 3। अब आगे सरल करने पर आएगा 6 प्लस माइनस रूट में 36 माइनस 12 दूनी 24 बटे में आ रहा है 6। अब x बराबर आ गया 6 प्लस माइनस रूट में 12 बटे 6, और x बराबर आ गया मेरे पास 6 प्लस माइनस, अब देखो जो 12 है 12 का देखो वर्गमूल तो पूरा होता नहीं है, लेकिन 12 को आप सरल करके क्या लिख दोगे, ये देखो 4 गुणा 3, इसको आप लिख दोगे 2√3 आप इसको लिख दोगे बटे मारा है 6। अब देखो इन दोनों में से आपको क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है बाहर, तो बचेगा मेरे पास 3 प्लस माइनस √3 बटे मारा है 6। देखना जब आप काटे तो कभी आप ऐसा नहीं कि 2 से काट दिया 6 से काट, ऐसे नहीं कटेगा, जो पूरे के साथ गुणा में होगी वही संख्या नीचे वाली से कटेगी। तो देखो 2 पूरे साथ गुणा में ना, इसे 3 बार कट रहा है,
तो अक्स आ रहा है मेरे पास 3 प्लस माइनस रूट 3/3। तो आपके दो मूल आ गए, यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या आ गया, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो आपके पास मूल आ गया x बराबर 3 प्लस रूट 3/3 और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या देगा मेरे पास, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x का मान आ गया मेरे पास 3 माइनस रूट 3/3। तो ये आपने दो इसके अभिष्ट मूल है वो प्राप्त कर लिए हैं। अब उसके बाद में देखो, अभी तक हमने ये तो प्रश्न पढ़े कौन से, जो बिल्कुल समीकरण के रूप में प्रश्न आ रहे हैं। अब जो इसमें जो पार्ट बचे हैं ना, उनको आपको खुद को करना है घर पे, और किसी भी प्रश्न में अगर आपको समस्या आती है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अब हम आगे क्या करेंगे, जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो कुछ दैनिक जीवन के सवाल है, उनकी हम बात करेंगे, तो जिनकी मैं आपको केवल समीकरण बना के दे रहा हूँ और उनका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो देखो कैसे करना उनको। प्यारे बच्चों, अब देखो जो हमारे इस बुक के अंदर आगे 3 प्रश्न वो दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। अब दैनिक जीवन से संबंधित जो प्रश्न आए उनमें आप इन तीनों में से कोई भी विधि काम में ले सकते हो हल करने के लिए। चाहे आप द्विघाती सूत्र विधि काम में लो, चाहे आप गुणनखंडन विधि काम में लो, चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि काम में लो, ठीक है ना। अब देखो जो 3 का सवाल है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, 3 के सवाल में पूछा है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। तो देखो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो वो आपने क्या मान लिए हैं, x और x प्लस 2। देखो मैं आपको यहाँ पर पहले एक छोटी सी बात समझाता हूँ। देखो ये 3 चीज होती है, ये क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत विषम पूर्णांक या क्रमागत सम पूर्णांक। हालांकि हम सारे धनात्मक की बात कर रहे हैं। देखो ये 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशनों का अलग अलग मतलब होता है। जब आपसे क्रमागत पूर्णांक पूछे तो क्रमागत को देख लो पहले, मतलब क्या होता है, जो लगातार है वो क्रमागत होते हैं। जैसे 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, 10 और 11, 12 और 13, ये सारी। जैसे मान लो 12 13 मेरे पास, दोनों क्रमागत है। अगर ये 12 है तो 13 को मैं क्या कर दूंगा, 12 प्लस 1 भी तो कर सकता हूँ ना। अगर मान लो मेरे को इसका पता नहीं होता, मैं इसको क्या मानता, x मानता, तो x तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे क्रमागत पूर्णांक पूछे तो आपको हमेशा क्या मानना है, x और x प्लस 1 ये मानना है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो आपने 15 और 16 लिया तो इसका मतलब 15 और 15 प्लस 1, x मानेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1। तो बात वही है ना, हमारा जो प्रथम पूर्णांक है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो कितने का रहेगा, 1 का अंतर रहेगा। पहला अगर x है तो दूसरे में क्या 1 जुड़ेगा। ये तो कब मानना है, जब आपको क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानने, क्रमागत पूर्णांक मानने तब मानना ऐसा। अब दूसरी बात सुनो, अगर आपको क्रमागत सम या विषम पूछ ले, अगर जब हम विषम की बात करें तो क्रमागत विषम कौन से होते हैं आपके, जैसे मान लो 15 और 16 हो गया, या मान लो 19 और 20 हो गया, या मान लो क्रमागत विषम तो इसमें 15 और 17 हो गया, उसके बाद में 19 या 21 हो गया, या मान लो 3 और 5 हो गया, या मान लो 7 और 9 हो गए। ये सारे क्या आपके क्रमागत विषम पूर्णांक है, क्योंकि विषम ही आ रही है सारे। तो अगर 15 आएगा तो उसके बाद में क्या आएगा, 17, 19 आएगा उसके बाद क्या आएगा, 21 आएगा, 3 आएगा तो बाद में क्या आएगा, 5, 7 आएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। और अगर आप क्रमागत सम की बात करें तो जैसे मान लो मेरे पास 2 है तो फिर आएगा 4, फिर मान लो 4 है तो क्या आएगा 6, फिर 8 है तो क्या आएगा 10, फिर 12 है तो क्या आएगा 14, ये आएगा। ऐसे आपके आएंगे सम और वैसे आएंगे आपके विषम। अब इसमें करना क्या आपको, अगर मान लो कि मेरे पास ये 15 है तो 17 को मैं क्या ले दूंगा, 15 प्लस 2 कर दूंगा। ऐसे 19 है तो इसको मैं कर दूंगा 19 प्लस 2, 3 है तो 3 प्लस 2, 7 है तो 7 प्लस 2। अगर मैं इसको x मान के चलूँ यहाँ पर है तो मेरे पास बनेगा x और x प्लस 2, ये भी क्या बनेगा x प्लस 2, x प्लस 2। तो जब भी आपको क्या करना हो, क्रमागत विषम मानना हो तो हमेशा क्या याद रखना पड़ेगा आपको, x और x प्लस 2 ये मानने पड़ेंगे, क्योंकि समय 2 का अंतर आता रहेगा आपका। इसी तरह अगर आप सम की बात करें तो देखो मेरे पास 2 और 4 है तो 2, 2 प्लस 2, 4, 4 प्लस 2, 8, 8 प्लस 2। अगर मान लो ये x है तो x प्लस 2, x प्लस 2।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप क्रमागत सम की बात करें, चाहे आप क्रमागत विषम की बात करें, तो हमेशा क्या मानना आपको x और x प्लस 2 मानना है। और अगर आप ओनली क्रमागत की बात करें तो आपको मानना है x और x प्लस 1। यानी क्रमागत में आपका 1 का अंतर होता है और क्रमागत सम या विषम में आपका कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्रमागत द्रव्य पूर्णांक क्या माने, ये माने। अब देखो प्रश्नानुसार आपके पास क्या रहा है, प्रश्नानुसार आ रहा है दोनों के वर्गों का योग। तो पहले आपने इसका वर्ग किया x का वर्ग, फिर x प्लस 2 का वर्ग बराबर आ रहा है 290। अब इसका वर्ग हो गया x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 उधर आ रहा है 290। अब ये तो आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस का 290 बराबर है 0। अब देखो ये तो आ रहा है 2x स्क्वायर, ये 4x, ये आ गया मेरे पास माइनस का 286 बराबर है 0। अब देखो सारी संख्या में आप 2 का भाग लगा सकते हैं, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 बराबर है 0। अब देखिए आपको ऐसी दो संख्या मानी जिनका गुणनफल आएगा माइनस का 143 और जोड़ने पर उनका योग क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको आप तीनों में से कोई भी तरीका काम में ले सकते हो। मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि काम ले रहा हूँ। तो देखो मेरे पास संख्या क्या होगी, 13 और 11 होगी। तो मैं लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 बराबर है 0। यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x प्लस 13 और माइनस 11 कॉमन आया x प्लस 13 बराबर में क्या रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो x प्लस 13 आ गया मेरे पास दोनों में कॉमन और ये आ रहा है x माइनस 11 बराबर है 0। एक बार तो आप इसके बराबर 0 मान लो और एक बार आप इसके बराबर 0 मान लो। इसमें आ रहा है x बराबर माइनस 13, ये तो हो गया अमान्य मान, और एक मेरे पास आ रहा है x बराबर 11, ये क्या हो गया मेरे पास मान्य मान हो गया। अब अमान्य क्यों हुआ, क्योंकि देखो आपने धनात्मक मान्य है, तो धनात्मक होने का मतलब माइनस में तो मान आएगा नहीं आपका। इसका मतलब प्रथम जो पूर्णांक है मेरे पास वो तो क्या आ गया, प्रथम पूर्णांक वो तो आ गया मेरे पास कितना 11, और जो द्वितीय पूर्णांक आपका है वो कितना आ गया। तो देखो द्वितीय तो इससे संबंधित आपका 2 बढ़ जाएगा आगे, यानी 11 प्लस 2 यानी कितने हो गए, 13 हो गया। तो ये आपके 2 धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से प्रश्न करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। बाकी प्रश्न हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।